औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तरबिया एट स्कूल। आप सबको खुशामदीद कहता हूँ टीचर्स ट्रेनिंग फर्म की जानिब से। मैं हूँ आपका होस्ट राशिद हबीब। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है सेक्स एजुकेशन। यासिर फजागा साहब की बड़ी खूबसूरत डिबेट है, व्हेन रिलीजन बिकम्स अ टैबू। आज सेक्स एजुकेशन के ऊपर जब बात होती है तो काफ़ी आवाज़ें उठती हैं, बहुत रिलीजियसली, कल्चरली, और इस चीज़ के ऊपर बात करना हमारे यहाँ काफ़ी मायूब समझा जाता है, लेकिन ये बहुत अहम टॉपिक है। आप आगे देखेंगे क्यों अहम है। आज हम बात करेंगे सेक्स एजुकेशन। प्राइमरीली जो हमारा फोकस है वो मॉन्टेसरी और प्राइमरी लेवल के बच्चों का है। यानी आप ये समझ लें कि 7 से 8 10 साल के बच्चे जो हैं उन तक जो सेक्स एजुकेशन है और उसका क्या इम्पैक्ट है, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। और हम ये प्राइमरी और मॉन्टेसरी का जो सेक्शन के बच्चे हैं इनको हम इस रेफरेंस से देखेंगे। जो हमारा लेंस होगा वो होगा कि इन बच्चों का एक्सपोजर क्या है और उस एक्सपोजर की बेस पे रेमेडीज क्या है। तो हम इसको 5 डिफरेंट टॉपिक्स के तहत देखेंगे। सबसे पहले है कि इन बच्चों का एक्सपोजर क्या है, और उसमें हम सबसे पहले हम एनाटमी देखेंगे विद रेफरेंस टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए, मदर वूम में जो बच्चा होता है, अगर हम उसके जहां हम देखते हैं कि उसका एक्सपोजर किस तरह होता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि तकरीबन 2 महीने के अंदर बच्चे के अंदर रिसेप्टर्स बनना शुरू होते हैं जहां वो टच फील करना शुरू करता है। खासतौर पे जब मदर अपने बेली पे हाथ रखती है तो बच्चे को एक फीलिंग होती है कंफर्ट की। इसके बाद हम एक और चीज देखते हैं कि बच्चा सुनना भी शुरू कर देता है। 4 से 7 महीने के अंदर ये रिसेप्टर्स भी उसके काम शुरू कर देते हैं। अच्छा, अब जो मदर अपने दिल में बात करती है, जो मुंह ही मुंह में बात करती है, जो ऊंची आवाज में बात करती है, ये सब बातें हेयरिंग में आएंगी। ठीक है कि इसके बाद स्मेल है, बच्चे को स्मेल के भी सिलसिला शुरू हो जाता है। खासतौर पे जो मदर के पेट मदर से जो वो फूड ले रहा होता है उसके रेफरेंस उसको स्मेल भी आना शुरू हो जाती है। हाँ, आई का विजन उसका पुअर होता है, जाहिर है वो जो एरिया है वो डार्क होता है तो बच्चे को देखने की जरूरत भी नहीं है, तो उसके आंखों के मसल्स इतने रिसेप्टर इतने डेवलप नहीं होते। अब बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो ये जो कुछ माँ कर रही होती है, सोच रही होती है, सुन रही होती है, बोल रही होती है, देख रही होती है, वो बच्चे के जो उसके ब्रेन के अंदर लॉन्ग टर्म मेमोरी का एक खाना है, वहां वो चीजें उसके अंदर आ रही होती है। हम जानते हैं कि बच्चे के अंदर डीएनए की वजह से भी, क्रोमोसोम्स की वजह से भी कुछ हेरिडिटरी मटेरियल आता है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। हम देखते हैं बच्चे के ऊपर, हम ये भी देखते हैं कि हम कहते हैं यार ये ज्यादा बाप पे गया या माँ पे गया है, हम ये चीज भी देखते हैं। और हम कहते हैं ये देखें इसकी आदतें भी बहुत ज्यादा माँ बाप पे गई हैं। तो वो जो चीजें हम एलिमेंट देते हैं, बेसिकली वो माँ के पेट के अंदर जब बच्चा होता है और माँ जिस तरह सोचती, जिस तरह करती है, तो उसका इम्पैक्ट बच्चे के अंदर है, उसकी मेमोरी में वो चीजें स्टोर हो रही होती हैं। इसलिए जब बच्चा पैदा होता है तो उसके हेयरिंग के, टच के और स्मेल के ये जो रिसेप्टर्स हैं ये प्रॉपरली डेवलप हो जाते हैं। और बच्चा जो माँ के क्योंकि वो मदर फीड पे होता है, तो 8 से 16 इंच के दरमियान, यानी मदर फीड का तकरीबन इतना ही फासला होता है, तो उस वक्त वो मदर इतना इसका विजन स्टार्ट हो जाता है, बच्चा देखना शुरू कर देता है और वो मूविंग ऑब्जेक्ट्स को फोकस नहीं कर पाता, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को देख सकता है, और वो कलर ब्लाइंड होता है, यानी ब्लैक और वाइट ये दो कलर देख सकता है। अब हमने देखा
कि बच्चा जो है वो मदर के जब वूम में होता है तब भी कुछ ना कुछ उसकी मेमोरी में चीजें बैठ रही होती हैं, और जब वो पैदा होता है तो भी उसकी जो हार्ड ड्राइव होती है, उसकी दिमाग की जो मेमोरी डिस्क होती है, वहां पे भी चीजें स्टोर हो रही होती हैं, प्रिंट हो रही होती है। और यही चीज, ये जितने सेंसरी ऑर्गन्स हैं ये बहुत तेजी से डेवलप होते हैं, और बच्चे की एक कैरेक्टरिस्टिक, उसकी एक जो उसको कहते हैं ना कि उसकी उसकी एक चाल बना रहे होते हैं। और हमारे यहाँ जो चीज फोकस की जाती है वो होती है एजुकेशन। अब सवाल ये पैदा होता है कि बच्चे के ऊपर किन चीजों का प्रिंट ज्यादा होता है, क्या एजुकेशन का होता है या एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर का? ये बहुत अहम सवाल है। क्या बच्चे के ऊपर जो प्रिंट होता है, उसके करेक्टर के लिए जो प्रिंट्स बनते हैं, वो बिकॉज ऑफ एजुकेशन बनते हैं या एक्सपीरियंस और एक्सपोजर की बेस पे? तो बिल्कुल सही आपके ज़हन में जवाब आया कि बेसिकली बच्चा ज़्यादा एक्सपोजर और एक्सपीरियंस से ही सीखता है। एजुकेशन तो बेसिकली हमें पढ़ना लिखना और एनालिटिकल एबिलिटी की तरफ हमें लेके जाती है, लेकिन जो असल उसके करेक्टर बनते हैं वो उसके एक्सपोजर और फिर एक्सपीरियंस की बेस पे बनते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब हम सेक्स एजुकेशन के रेफरेंस से बात कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर हम देखें हमारी जिंदगी का पैदाइश से लेके मरते दम तक हमारा जो एफर्ट होती है वो प्लेयर के लिए होता है। अब प्लेयर के लिए हमारे पास ये दो जो ऑर्गन्स हैं ये बेसिकली काम करते हैं। बच्चा पैदा होता है तो उसको मदर फीड की जरूरत होती है, तो उसके लिए वो रोता है, तो उसका टेस्ट का बेसिकली मामला, उसको एक कंफर्ट चाहिए होती है और एक उसको उसकी भूख लगती है, और नतीजतन वो जो खाता पीता है फिर उसको उसकी जो फिक्र होती है वो ये होती है कि इस तरह ये निकल जाए। और बंदा सारी उम्र फिर इन दो सिस्टम्स के को मुतमइन करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए, रिलीव करने के लिए एफर्ट करता रहता है। तो अगर हम देखें कि पूरी जिंदगी में हमारी तमाम जो मेहनत है वो एक जो आप कह लें बाउंड्री उसकी अगर हम करें तो वो प्लेयर है, उस प्लेयर को ढूंढने में इंसान लगा रहता है, और ये दो ऑर्गन उसमें बहुत अहम रोल अदा करते हैं। अच्छा, अब हम अगर फिजियोलॉजी को देखें तो ये चार किस्म के हार्मोन्स हैं, केमिकल हैप्पी ब्रेन केमिकल्स कहा जाता है। डोपामीन जो कि रिवॉर्ड केमिकल है, जब बच्चा या बड़ा कोई काम करता है, गोल अचीव करता है, तो ये केमिकल खुद ब खुद प्रोड्यूस होता है। ऑक्सीटॉसिन है, लव हार्मोन है, जब बच्चा सोशलाइज करता है, जब कहीं उसको कंफर्ट मिलता है, टच करता है, ही फील प्लेजर इन इट, तो ऑक्सीटॉसिन ये हार्मोन रिलीज होता है। फिर सेरोटोनिन है, मूड स्टेबलाइजर है, और एंडोर्फिन है जो पेन किलर है। तो ये मुख्तलिफ केमिकल्स हैं जो इंसान के जज्बात को बेसिकली, यही केमिकल्स अगर हम कहें कंट्रोल करते हैं तो गलत नहीं होगा। अब इसकी इंटेंसिटी, इसकी कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है, दैट मैटर्स ए लॉट। खैर ये साइंटिफिक है, लेकिन कहने का मकसद क्या है कि बेसिकली जब इंसान का एक्सपोजर होता है, चाहे विलिंगली हो अनविलिंगली, शऊरी हो लाशऊरी, किसी भी चीज को देखता है तो वहां उसका एक्सपोजर होता है। उस एक्सपोजर की बेस पे ये केमिकल्स प्रोड्यूस होना शुरू कर देते हैं। चाहे आप फिजिकली किसी को टच करें या ना करें, लेकिन सिर्फ देखने की बेस पे ये हार्मोन्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। डिपेंड ये करता है कि आपकी साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी किस तरह काम कर रही है उस टाइम पे, और बेसिंग अपॉन दैट एक्सपीरियंस फिर ये हार्मोन मजीद सिक्रीट होते हैं। तो ये चीज हमें समझनी है कि ये इंसान के अंदर ये जो हार्मोन्स हैं ये नेचुरल हैं, अल्लाह ने दी है। अगर नहीं पैदा होते तो इंसान के अंदर इश्यूज आते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस तरह हम एनाटॉमी में देखेंगे कि इंसान के अंदर एप्टीट्यूड एटीट्यूड, हम ये पहले भी बात कर चुके हैं जब हमने तरबिया के एनाटॉमी की बात की थी। हमने कहा था कि एप्टीट्यूड क्या है, इंक्लिनेशन है। किसी बंदे को बिरयानी पसंद है, किसी को सादा पुलाव पसंद है, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्पोर्ट्स में भी उसकी चॉइस डिफरेंट हो सकती है, प्रोफेशन में भी हो सकती है। तो इंक्लिनेशन होती है।
इसी तरह ये इंक्लिनेशन सोशलाइजिंग होने में भी फर्क है। कुछ लोग होते हैं बड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ अपने ही जेंडर में बैठ के खुश होते हैं, कुछ होते हैं जो ऑपोजिट जेंडर के साथ बैठ के ज्यादा खुश होते हैं। तो ये इंक्लिनेशन इंसान के अंदर है और इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, समथिंग वेरी नेचुरल। इसी तरह हमारा एटीट्यूड होता है, यानी हमारा बिहेवियर। बाज बच्चे बड़े इनिशिएटिव वाले होते हैं, वो फौरन एक्शन ले लेते हैं। बाज लोग रिएक्शंस के ऊपर ज्यादा काम करते हैं, यानी कोई वाकया होगा तो फिर वो हिलेंगे वरना नहीं हिलेंगे। तो एटीट्यूड और एप्टीट्यूड इंसान के अंदर इनबिल्ट है। इट इज पार्ट ऑफ आवर बॉडी, हमारी साइकोलॉजी का ये हिस्सा है। अच्छा, हम अगर कुरान के रेफरेंस से बात करें तो नफ्स को वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड करता है, नफ्स हमारा, लवामा और नफ्स मुतमइना। यानी इवल डिजायर इंसान के अंदर इम्बेडेड है, ठीक है, इवल डिजायर इम्बेडेड है, उसको कंट्रोल करे, ये इंसान की बेसिकली मेहनत है, स्ट्रगल है, इसकी अकाउंटेबिलिटी है। और ये पूरा एक प्रोसेस है कि आप कैसे नफ्से अमारा को कंट्रोल करेंगे। और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि नफ्से मुतमइन्ना हो, सेटिस्फाइंग नफ्स हो। और अल्लाह ताला ने हमारे लिए अंदर एक चीज वदियत कर दिया है, फ़अल्हमा फुजूर व तकवा, यानी ज़मीर जो हमें बताता है ये चीज गलत है या सही है। चाहे हम अकेले में वो फैसला कर रहे हो, चाहे हम सबके सामने कर रहे हो। हम अच्छा फैसला कर रहे हो लेकिन नीयत हमारी खराब हो सकती है, और हम बुरा फैसला कर सकते हो और नीयत हमारी ठीक हो सकती है। तो ये इंसान के अंदर ये चीज है। तो ये हमें समझने की जरूरत है कि जब हम सेक्स एजुकेशन की बात करते हैं तो हमें सारे एंगल्स को देखना चाहिए, समझना चाहिए। इट इज समथिंग वेरी नेचुरल, और इंसान की नेचर के अंदर ये अल्लाह ने वदियत की हुई है। अब एनाटमी के बाद पर्सपेक्टिव देखते हैं। देखिए, कुरान ने तो बड़ा क्लियर कह दिया। क्या तुम समझते हो कि जो लोग जानते हैं, जानते नहीं है, ला इल्म है, वो इल्म वालों के बराबर होंगे? ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है कि नहीं? तो पीपल ऑफ विजडम ऑलवेज स्टैंड आउटस्टैंडिंग। तो ये चीज समझने की जरूरत है कि नॉलेज सीख करना हमारे पे फर्ज है, और इसलिए इस हमारे मजहब में चाहे मर्द हो या औरत, उस पर एजुकेशन, आई मीन नॉलेज सीखना फर्ज है। आई रिपीट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड नॉलेज, ठीक है कि नहीं? नॉलेज हासिल करना फर्ज है हमारा, ठीक। अगर एक बंदा कुरान पाक हिफ्स कर लेता है तो वो एजुकेशन है, लेकिन अगर उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जानता है तो वो नॉलेज है। और अगर उस पर वो मुतमिन होकर काम करता है और सही फैसले करता है तो वो विजडम है। बड़ी खूबसूरत दुआ है कि अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूँ नाफे इल्म का। देखिए, एजुकेशन तो कोई भी हो सकती है, ठीक है कि नहीं? किसी भी किस्म की अच्छी बुरी एजुकेशन हो सकती है, लेकिन उस एजुकेशन को आप कहाँ इस्तेमाल करते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। यानी नाफे इल्म ऐसा जिससे ह्यूमैनिटी को फायदा हो, और इंसान की जो अपनी बॉडी के ऊपर ऑब्लिगेशंस हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वो पूरा करे। तो ये नाफे इल्म, इसके लिए सवाल करने को हमारे, इसके लिए हमें अल्लाह ने दुआ भी सिखाई है। अच्छा, अब हमारा मजहब क्या है? बड़े मशहूर वाकया है कि मतलब हमारे प्रॉफिट तो वो हैं कि जो एक्सपेरिमेंट की भी बात करते हैं, यानी जिंदगी का कोई शोबा अनटच नहीं है। जब हम सेक्स एजुकेशन की बात करते हैं तो हम बड़े मैं उसको कहूँगा कि बड़े रिजर्वेशन हमारी होती हैं, लेकिन एजुकेशन इज एन एजुकेशन और प्लेजर इज अ प्लेजर। असल में इशू क्या है? हम वेस्टर्न एजुकेशन जो है, सेक्स एजुकेशन, हम बेसिकली उसको ही असल डेफिनेशन समझते हैं। देखिए, वेस्टर्न एजुकेशन है क्या सेक्स के मतलब? बेसिकली ये है सेफ सेक्स, ठीक है कि नहीं? वेस्टर्न एजुकेशन क्या है? सेफ सेक्स की बात करता है। वेस्टर्न एजुकेशन किस चीज की बात करता है? आपकी कोई भी साइकोलॉजिकली नीड्स हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, उसको आप रिलैक्स कर लें, ये आपका राइट है। किस तरीके से करते हैं दैट इज नॉट द क्वेश्चन, यू मस्ट गेट योरसेल्फ रिलैक्स, जो भी आपकी इमोशनल नीड्स उस वक्त है। अच्छा, जो वेस्टर्न डेफिनेशन है सेक्स एजुकेशन में, वहां प्लेजर है, और प्लेजर की बाउंड्री कोई नहीं है। हम ये चीज आगे जाके देखेंगे बाउंड्री से क्या मुराद है।
अब जब ये प्लेयर की बाउंड्री कोई नहीं, तो डिजायर लस्ट में चली जाती है, और जब लस्ट में इंसान दाखिल हो जाता है फिर उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती। ठीक है कि नहीं? और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर सकती अगर उसकी बाउंड्री आइडेंटिफाइड ना हो, याद रखें। इसी तरह इंसान की डिजायर को भी बाउंड्री के अंदर पूरा करना ही एक इंसान के लिए जरूरी है। जब वो बाउंड्रीज को क्रॉस करता है तो फितना पैदा होता है। अब आप देख लें वेस्ट के अंदर इंसान के अंदर हया का एलिमेंट एम्बेडेड है। हजरत अमा हवा का भी हजरत आदम का किस्सा जो आता है कि पूरी जन्नत में एक दरख्त था, उसके फल खाने से मना किया गया, लेकिन हया का एलिमेंट जैसी गलती हया का एलिमेंट हुआ तो उन्होंने अपना सतर सा ढांपा। आप किसी को भी देख लें, सतर ढांपना, कोई भी मर्द हो औरत हो, हमेशा वो अपने सतर को ढांपने की कोशिश करेगा, सतर में खासतौर पे प्राइवेट पार्ट्स। लेकिन वेस्ट में आज क्या है कि इवन मेल और फीमेल के वॉशरूम भी इकट्ठे करने का रुझान पैदा हो चुका है, यानी हया का एलिमेंट क्वेश्चन मार्क बन गया। बड़ी प्यारी एल्बर्ट आइंस्टाइन की कोटेशन है कि नो प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड फ्रॉम द सेम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस दैट क्रिएटेड इट। यानी इंसान ही अपनी डिजायर को पूरी करने के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब उसी अंदाज से अगर आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, और यहीं पे हमें डिवाइन इंटरवेंशन, डिवाइन गाइडेंस की जरूरत है। यही वजह है कि दुनिया में इलाह को ढूंढना एक इंसान की फितरत में है। अब वो इलाह चाहे भगवान में ढूंढे, जीसस क्राइस्ट में ढूंढे, जरदश्त बन जाए या मुसलमान बन जाए, वो अलग बात है, लेकिन डिवाइन गाइडेंस एक इंसान के अंदर की आवाज है। अल्लाह टेस्ट डिफरेंट पीपल विद डिफरेंट ट्रायल्स। देखें, हर बंदे का एप्टीट्यूड एटीट्यूड डिफरेंट है, हर बंदे की नफ्से अमारा डिफरेंट है। ठीक है कि नहीं? तो अल्लाह ताला हर बंदे को उसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के हिसाब से देखता है, कि उसके एटीट्यूड एप्टीट्यूड के लिहाज से उसको टेस्ट देता है। बिकॉज एवरी वन हैज अ डिफरेंट लेवल ऑफ पेशेंस, टॉलरेंस एंड फेथ। अब यहाँ पेशेंस, टॉलरेंस एंड फेथ के साथ एटीट्यूड एप्टीट्यूड डाल दें। इसके साथ आप अपने जो हमने मुख्तलिफ एंजाइम्स की बात की थी, 4, उनको आप जहन में रखिएगा। इसमें आप माँ के पेट के अंदर, माँ के पेट से बाहर जब वो बच्चा पैदा हो जाता है, जो उसका एक्सपोजर एक्सपीरियंस है उसको जहन में रखिएगा, और उसकी बेस पे उसका जो करेक्टर बन रहा होता है उसको जहन में रखिएगा। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कहता है कि मैंने एक इंसान का जिस्म पैदा किया, फिर उसकी फिजियोलॉजी बनाई यानी मैकेनिज्म बनिया, फिर उसकी साइकोलॉजी भी बनाई। इन तीनों चीजों को अगर आप अलाइन करके सेटिस्फाई होते हैं किसी प्लेयर के साथ तो ठीक, लेकिन अगर वो सेटिस्फाई नहीं होते तो फिर वो लस्ट की शक्ल इख्तियार कर जाता है। तो सेक्स एजुकेशन में ये चीज याद रखें कि जब भी हम बच्चों से किसी से बात करें तो मॉडेस्टी का एलिमेंट होना चाहिए। उसकी एज, उसके एक्सपोजर, उसके इश्यूज के हिसाब से नीड टू नो बेसिस पे बात की जाए। इस्लाम हमें एटिकेट्स देता है डू एंड डोंट्स के, चाहे वो सेक्स एजुकेशन हो। याद रखिएगा, इस्लाम में सेक्स एजुकेशन में एजुकेशन है, प्लेयर नहीं है। जो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव है सेक्स एजुकेशन, उसमें प्लेयर है, एंड प्लेयर बियॉन्ड द लिमिट्स है, और उसमें जो प्लेयर है वो लस्ट की तरफ लेके जाता है, उसके एटिकेट्स नहीं है। ठीक है कि नहीं? अब हम तीसरा एंगल देखते हैं, जनरेशन गैप। आज जिस जमाने में हम रखते हैं तो इस वक्त तकरीबन 6 जनरेशन आइडेंटिफाई किए। याद रखिए ये जनरेशन ज्यादातर वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। अगर हम देखें, घर में पेरेंट्स होते हैं जो तकरीबन 36 से लेके 50 16 70 ईयर्स के दरमियान के होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं अगर जॉइंट फैमिली हो, और सिबलिंग्स होते हैं। जनरली सिबलिंग्स की 2 जनरेशन या तो 6 से पैदा होने से लेके 20 साल की एज के होंगे, या 20 साल से लेके 35 साल के। अब आप अगर अपना जमाना देखें, क्योंकि हम सब लोग ऑलमोस्ट 30 प्लस के लोग हैं,
तो हमारे पेरेंट्स के टाइम पर जनरेशन माँ बाप होते थे, दादा दादी, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और बच्चे। आज आप देखें तो बच्चों के दरमियान में भी जनरेशन गैप आ गया है। अच्छा, अब यहां पे एक बड़ी अजीब सी बात है, इस जनरेशन गैप में अब आप देखें जो बूढ़े हैं वो तो अब रिलीजियस माइंड की तरफ रिलीजियसली इंक्लाइंड हो जाएंगे, और फिर उनका काम सिर्फ घर के अंदर सिक्योरिटी गार्ड का होगा। ठीक है कि नहीं? उनका रोल अगर देखा जाए तो वो आइडियोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेंगे अपने बच्चों के में, बल्कि वो सिर्फ अब घर में सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी दे रहे होते हैं। पेरेंट्स जो हैं उनका जो इंक्लिनेशन है, उनका रुझान क्या है, आई एम टू बिजी, यू टेक केयर ऑफ इट। यानी मियाँ बीवी एक दूसरे से ही बात करते हैं बिकॉज जॉब में होते हैं। अब क्वेश्चन ये है, आज का बच्चा क्या सेक्स एजुकेशन हासिल कर रहा है कि नहीं? क्या कोई हिडन करिकुलम तो नहीं है जिसका हमें पता नहीं, लेकिन वो सेक्स एजुकेशन ले रहा है? अब हम इस एंगल से चीज को देखेंगे। देखें, बाप काम करता है, ज्यादा टाइम उसका अपने वर्क प्लेस पे गुजरता है, फिर वो अपनी जॉब को सिक्योर करने के लिए, बिजनेस को सिक्योर करने के लिए सोशलाइज करता है, फिर नेट के ऊपर टाइम गुजारता है, कुछ टाइम उसका सफर में गुजर जाता है, बच्चों के साथ अमूमन रात के डिनर पे ही टीवी के सामने मुलाकात होती है, जहां पे सब डिनर कर रहे होते हैं टीवी के सामने। ये फैमिली टाइम है हमारा। आजकल मदर्स भी जॉब कर रही हैं जनरली। मदर का ज्यादा काम अपने प्रोफेशन के साथ होता है, घर आती हैं तो डोमेस्टिक कामों में लग जाती हैं, फिर अगेन सोशल नेटवर्क आ जाता है, कुछ सा टाइम उसका जिंदगी का सफर में भी गुजरता है, और आप देखें अगेन आज की जो वर्किंग मदर है वो रात डिनर के वक्त अपने बच्चों से मिलती है, वो भी टीवी के सामने। अब हमने सिबलिंग्स की बात की तो जाहिर है कि बच्चे के बड़े या छोटे बहन भाई होंगे। बच्चा जो बड़ा भाई है या बहन है वो स्कूल में जाती है या जाता है, फिर ट्यूशन एकेडमी में चला जाता है, बीच में वो सोशलाइज भी करता है, खासतौर पे वीकेंड पे दोस्तों से मिलना मिलाना होगा, सोशल नेटवर्किंग होगी, कुछ टाइम सफर में गुजरेगा। और अब आप देखें आज के बच्चे भी रात को खाने पे टीवी के सामने बैठ के फैमिली टाइम एंजॉय कर रहे होते हैं। अब हम बात करें मॉन्टेसरी और प्राइमरी का बच्चा, सुबह स्कूल गया, फिर ज्यादा टाइम उसका सोशल नेटवर्किंग में गुजर रहा है। वो दादा का मोबाइल लेके बैठा होगा या टीवी के सामने कार्टून देख रहा होगा, और उसका फैमिली से इंटरेक्शन रात को डिनर के टाइम पे टीवी के सामने। सो अगर हम कहें कि आज के दौर में जो विद इन द सिबलिंग हमारे पास जनरेशन गैप है, उसकी वजह हमारा सोशल मीडिया है, फिर पीयर प्रेशर है जिसको हम काउंट ही नहीं करते। देखिए, एजुकेशन से बच्चा इतना नहीं सीखता जितना एक्सपोजर और एक्सपीरियंस से सीखता है। अब बच्चे का एक्सपोजर या तो सोशल मीडिया के थ्रू हो रहा है या बच्चों के थ्रू हो रहा है। और बच्चे क्या कहते हैं, कोई काम हो तो प्लीज कहेंगे, मिन्नतें करेंगे, कम ऑन, मोटिवेट करेंगे, गो ऑन डू इट, उसकी ईगो को वो टच करेंगे, और बच्चे को डेर देकर जो भी काम कराना हो वो करा लेंगे। और बच्चे के पास अब देख लें कि ना माँ बाप हैं ना बड़ा बहन भाई है। अब दादा जो हैं घर में बैठे हैं या दादी घर में बैठी हैं, वो सिक्योरिटी गार्ड हैं। अब उनको सिक्योरिटी गार्ड का मतलब घर की रखवाली है, बच्चों की रखवाली, सिर्फ फिजिकल कोई हार्म ना हो, उसके अलावा उनको बाकी इश्यूज का पता नहीं। सो बच्चे का पूरा इनिशिएटिव है, वो अपना एक्सपोजर और एक्सपीरियंस जिस तरह चाहे करे विदाउट सुपरविजन। सो देयर इज अ हिडन करिकुलम जिसमें बच्चा रह रहा है। अब आप देखें, ये जो हिडन करिकुलम है ये बच्चों को सेंसिटिव करता है। किस तरह? वो पीयर प्रेशर से बड़ा सेंसिटिव होता है, इस चीज को बड़ा महसूस करता है, उसकी हैबिट्स बनना शुरू हो जाती हैं। क्या है? फैशन। यानी जो ट्रेंड चल रहा है उसके मुताबिक अगर मेरी आते हैं तो ठीक, वरना नहीं। ठीक है, उसकी डू एंड डोंट्स, एटिकेट सारा फैशन ओरिएंटेड होगा। वो ठीक भी हो सकता है, गलत भी। उसकी जो अपने साथ सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है, क्योंकि पेरेंट्स तो अकाउंटेबल है नहीं, वो तो नहीं देख रहे उसको, तो अपनी जो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करता है वो स्टेटस के रेफरेंस से करता है। मेरा स्टेटस क्या है?
और आखिर में जो उसका लर्निंग एनवायरनमेंट है, वहां एक रैट रेस है, कंपटीशन है, मैं उससे फलां चीज में जीत जाऊं, उसके बाद फलां चीज है वो मेरे पास हो। और इंसान आज वेस्टर्न पर्सपेक्टिव जो है उसके रेफरेंस से ये इस साइकिल में रेट रेस का शिकार है लाशऊरी तौर पर। बड़ी प्यारी बात कही है किसी ने कि दे आर नो गुड और बैड पेरेंट्स, वी जस्ट हैव अवेयर पेरेंट्स एंड इग्नोरेंट पेरेंट्स। मेक योर सेल्फ अवेयर। हम पहले बात कर चुके हैं पेरेंट्स की कमिटमेंट की। हम पहले बात कर चुके हैं कि बच्चे की एनाटमी क्या है, उसकी साइकोलॉजी क्या है, उसकी फिजियोलॉजी क्या है, कौन से हार्मोन्स किस तरह पैदा होते हैं एक्सपोजर और एक्सपीरियंस की बेस पे, एजुकेशन का इम्पैक्ट कितना है, एक्सपोजर और एक्सपीरियंस का इम्पैक्ट कितना है, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड उसको बैलेंस करना कितना जरूरी है, ये हम पहले देख चुके हैं। सो अब हम देखते हैं एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस। देखिए 2 साल से कम का बच्चा जो है ना, वो मिमिक करता है, कॉपी करता है लोगों को। 2 से 6 साल का बच्चा अपने जेनिटल ऑर्गन्स के साथ खेलता है। 4 से 6 साल का बच्चा रिकग्नाइज करना चाहता है, कर लेता है और लेबल भी कर लेता है कि जेंडर ग्रुप क्या है, यानी मेल फीमेल क्या है। मेल में भी बताएगा लड़का है, मर्द है, औरत है, बच्ची है। और 5 से 7 साल का बच्चा आजकल जेंडर डायफोरिया का भी शिकार है, अनईजी अबाउट सेक्स एंड जेंडर। अब हम इसको जल्दी से देखते हैं। हम ऑब्जर्व करते हैं कि बच्चे प्राइवेट पार्ट से खेल रहे होते हैं और अक्सर माएँ ये सवाल पूछ रही थी, इसका मैं ये मसला कैसे हल करूं। जेनिटल ऑर्गन्स की बात करें तो बच्चा शुरू में होता है तो हेड, नीज एंड टोज की राइम से अपने बॉडी के मेन पार्ट्स सीखता है। फिर वो मैट्रिक में जाके थोड़ी सी बायोलॉजी देखता है। जो डॉक्टर बन जाते हैं वो डिटेल में अपनी बॉडी को देखते हैं। लेकिन इन बिटवीन उसकी बॉडी के अंदर जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है, उसकी फिजियोलॉजी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है, उसकी साइकोलॉजी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है, उसको कौन देख रहा है? क्या बच्चे को इतना इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि उसको अपनी एनाटमी का पता हो, उसकी साइकोलॉजी का पता हो, फिजियोलॉजी का पता हो, ताकि उसको उन चैलेंजेस को वो काउंटर कर सके, उनको ट्रीट कर सके। इसी तरह हम बैड टच के मुतालिक बात करें तो ये अल जजीरा की 2003 की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान में हर 2 घंटे के बाद एक बच्चा सेक्सुअली अब्यूज होता है। क्या उसका फिजिकल, साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल प्रेशर नहीं आता बच्चे के ऊपर? बच्चा मिमिक करता है, ये हम सब जानते हैं, हम देखते हैं अपने घर में। हम ये भी देखते हैं कि बच्चे का एक्सपोजर होता है, माँ बाप आंखों पे हाथ रख देते हैं जब मूवी देख रहे होते हैं। और फिर हम ये भी देखते हैं कि बच्चा पीप करना शुरू कर देता है, वो छुप के, उसकी क्यूरियोसिटी उसको मजबूर करती है, देखिए यार ऐसी क्या चीज़ है जो मेरे माँ बाप मुझसे छुपा रहे हैं। और नतीजतन दुनिया के 6-8 ममालिक में से 6 ममालिक, टॉप 6 जो कंट्रीज हैं वो मुस्लिम कंट्रीज हैं जहां पोर्नोग्राफी देखी जाती है, और पाकिस्तान उनमें सबसे बड़ा पहला नंबर पर है। और हम कहते हैं कि सेक्स एजुकेशन नहीं देनी, लेकिन हमने हिडन करिकुलम की बात कर ली है। इसी तरह बच्चा अकेले में कार्टून देख रहा है, कोई नहीं देख रहा कि वो क्या देख रहा है, जो देख रहा है क्या उसको कॉपी नहीं करेगा। हमारे यहाँ को एजुकेशन विद इन द फैमिली भी, कजन है कोई बात नहीं, बच्चे हैं, लेकिन जितना एक्सपोजर और एक्सपीरियंस उसको मिल रहा है, वो इसको एजुकेशन में वो लेबल कर रहा है बंदों को, और उसकी क्यूरियोसिटी का जवाब उसको सोसाइटी नहीं दे रही, उसके दोस्त दे रहे हैं जो उसी तरह के बच्चे हैं, जो अनअवेयर हैं, जो चीज़ों को इतना नहीं जानते। हम स्कूलों में देखते हैं टेबलोज होते हैं, क्या बच्चे ये करेक्टर अपनी जिंदगी में देखेंगे नहीं? क्या वो उसको कॉपी करना नहीं चाहेंगे? हम स्कूलों के अंदर देखते हैं कि सबसे ज्यादा खूबसूरत ड्रेस जो है वो हमेशा वेस्टर्न ड्रेस को लिया जाता है। क्यों? हमने एक्सपोजर बच्चे को वो दे दिया। फिर हम देखते हैं कि पाकिस्तान में और दुनिया में भी बहस हो रही है, सेक्स जो है वो बेसिकली तो बर्थ की बेस पे होती है, यानी एट द टाइम ऑफ बर्थ बच्चे की सेक्स आइडेंटिफाई कर दी जाती है बेसिक ऑन जेनिटल ऑर्गन्स। लेकिन एक जेंडर का भी सिलसिला आ गया है, जिसमें एक बच्चा अपने आप को सेल्फ परसेप्शन करता है। एक बच्चा कहता है कि जी मैं अपने आप को लड़की के तौर पे देखता देखता हूँ, और एक लड़की कहती है नहीं मैं अपने आप को मर्द के तौर पे देखती हूँ।
दूसरी, इंक्लिनेशन की बेस पे भी जेंडर आइडेंटिफाई होती है। एक मर्द कहता है जी मेरी इंक्लिनेशन मर्द की तरफ है, या औरत की तरफ है, या जानवरों की तरफ है, या अनगिनत जेंडर्स हैं। और इसका मौजूद जो है इस टर्मिनोलॉजी का जॉन मनी था, 1955 में ये टर्मिनोलॉजी क्वाइन हुई, और अभी तक मोर देन 72 क्लासिफिकेशन हो चुकी है जेंडर की। दुनिया इधर जा रही है। हमने कहा कि अंग्रेज वेस्टर्न जो सेक्स एजुकेशन है, बेसिकली वो क्या है, प्लेयर बियॉन्ड लिमिट्स है। और नतीजतन आपने ये भी देखा होगा, जिन घरों में बेटे होते हैं, बास का माएँ एक बेटे को बेटी के कपड़े पहना देती है कि जी हम उसको बेटी बना के रखेंगे, और जिनके यहाँ बेटियां बहुत होती हैं वो एक बेटी को लड़कों की तरह पालती हैं, और बच्चा जेंडर अपने डायफोरिया का शिकार हो जाता है। वो अपनी ही जेंडर, अपने ही सेक्स, उसकी तरफ उसके डाउट्स पैदा होना शुरू हो जाते हैं। आपको शायद मालूम ना हो, आज हमारे एनिमेशंस में एलबीजीटीक्यू की एनिमेटेड कार्टून्स आ रहे हैं। अगर आप नेट पे देखें आपको बहुत डिटेल में चीजें मिलेंगी। इस तरह बच्चों की स्टोरी बुक्स आ गई हैं एलबीजीटी पर, बच्चों की मूवीज आ गई हैं। पाकिस्तान में ऐसे कैटवॉक्स हो रहे हैं जहां पे मर्द औरत के कपड़े पहन के दिखा रहा होता है। ठीक है कि एक पाकिस्तान में सर्वे किया था 2016 में, तो उन्होंने कहा जी हम 36% लोगों ने कहा जी हम जानते हैं एलबीजीटी क्यू कम्युनिटी का कोई बंदा हमारे जान सर्कल में है। ये 2016 की बात है। फैशन शो से हमारे मुल्क में क्या कुछ नहीं हो रहा, फिर हम कहते हैं जी सेक्स एजुकेशन नहीं देनी चाहिए। ये एक सर्वे हुआ था, 58% लोगों ने कहा कि जी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर होमोसेक्सुअल हमारे नेबर्स हों। सो माइंड तैयार हो रहा है, हिडन करिकुलम हमें सेक्स एजुकेशन दे रहा है, और हम कहते हैं नहीं जी हम तो सेक्स एजुकेशन के मुतालिक जानना नहीं चाहते। ये बेगम नवाज अली बेसिकली अली सलीम है, और इस बंदे को मीडिया ने कितना प्रमोट किया, क्यों किया, ऐसी क्या चीज थी उसमें? क्या ये हिडन करिकुलम नहीं है? हमारे स्कूलों में जो एलिट स्कूल्स हैं वहाँ काई टर्नर को बड़ा प्रमोट किया जाता है, इसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, लेकिन उसके अंदर दो तीन जो फजूल हरकतें हैं वो इंसान के जहन में प्रिंट हो जाती हैं। स्कूल एनकरेज करता है, बच्चों को रिसर्च वर्क दिया जाता है, और रिसर्च वर्क में उसकी मर्जी है क्या देखे क्या ना करे। आप टच करें मोबाइल को, कोई ना कोई ऐसी साइट आती है, बच्चा क्यूरियोसिटी में उन चीज़ों को देखता है। याद रखे बच्चा मिमिक करता है, याद रखिए बच्चा जेंडर को आइडेंटिफाई कर लेता है, याद रखिए उसके अंदर एप्टीट्यूड एटीट्यूड है, उसके अंदर हार्मोन्स हैं, हैप्पी हार्मोन्स हैं, नेचुरल हैं। एक्सपोजर उन चीज़ों को फिर इनिशिएट करता है, इग्नाइट करता है। तो सवाल ये है, क्या हमारा बच्चा हिडन करिकुलम के तहत सेक्स एजुकेशन का शिकार है कि नहीं? मैं यहाँ अपनी बात क्लोज करता हूँ। हम इंशाल्लाह इसकी रेमेडी के ऊपर आगे जाके बात करेंगे। मेरा मकसद बेसिकली इस टॉपिक को डिस्कस करने का ये था। हमने एक बड़ी प्यारी कोटेशन पढ़ी कि जी पेरेंट्स अच्छे बुरे नहीं होते, असल चीज़ है अवेयरनेस। बच्चों को हम क्या पढ़ा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, इसका बहुत इम्पैक्ट है। लेकिन हम सिर्फ ये देखते हैं कि बच्चे की अंग्रेजी बेहतर हो रही है कि नहीं। बच्चे अनसुपरवाइज चीजों को देख रहे हैं, ये एक्सपोजर क्या उनके ऊपर इम्पैक्ट डालेगा कि नहीं। अगर आपके कुछ जानने वाले कॉलेजेस में हैं तो आप उनसे पूछें एलबीजीटीक्यू का फितना कहाँ तक पहुंच गया। बच्चों को, पेरेंट्स अक्सर बच्चे पेरेंट्स को तो यही नहीं पता कि उनके घर में भी इशू है कि नहीं है। तो आज जो मेन चीज़ थी कि एक अवेयरनेस कॉल देनी थी सब स्कूलों को, पेरेंट्स को, कि इस टॉपिक के ऊपर सोचें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक पे इसकी रेमेडीज़ के ऊपर बात करेंगे। मैं सिर्फ 1 मिनट का हम ब्रेक लेंगे। इंशाल्लाह इसके बाद जो है हम दोबारा क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करेंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।